जय हिंद दोस्तों, एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। पिछले वीडियो सेशन में हमने बीएसईआर के संगठनात्मक ढांचे को अच्छे से जान लिया है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, इस चैनल के ऊपर स्कूल एजुकेशन के साथ साथ आपको जो एजुकेशनल मैनेजमेंट का जो पोर्शन है वो भी करवाया जाता है। वीडियो के माध्यम से कंटेंट को समझाया जाता है और साथ में नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। और जैसे जैसे कोई विभागीय ऑथेंटिक जानकारी या कोई चेंज होगा वो भी आपको समय समय पर उपलब्ध है, वो करवाया जाएगा। और बहुत जल्द हम टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट है वो कर देंगे। आज की अपनी इस वीडियो क्लास के अंदर हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किए जा रहे प्रमुख कार्यों के बारे में, क्योंकि दो चीज़ आपके सिलेबस में है, हर इंस्टीट्यूट बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो और उसके जो फंक्शन है। तो आज हम फंक्शन से अपनी बात है वो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो प्रकाशन है, पब्लिशिंग का जो काम किया जाता है, वहाँ से अपनी बात है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और वो है, एक पत्रिका का प्रकाशन करता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसका नाम है, पूरा नाम राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका। राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका। और इस पत्रिका का प्रकाशन है वो त्रैमासिक होता है, यानी 3 महीने में एक जो इसका संस्करण है वो जारी किया जाता है। तो ये पहला काम। दूसरे काम की बात करें तो ये स्कूलों को मान्यता देता है। प्राइवेट सरकारी उन स्कूलों को बोर्ड द्वारा मान्यता दी जाती है, यानी कोई स्कूल 10वीं 12वीं तक अपग्रेड होता है तो विभाग से अनुमति के साथ साथ बोर्ड से भी अनुमति है वो लेनी होती है। और अगर किसी स्कूल को संकाय चेंज करना है या संकाय में विषय बढ़ाने हैं तब भी उसकी अनुमति है वो इससे लेनी होती है। इसके बाद एक मेन जो मुद्दा है जिसके लिए इसकी स्थापना भी हुई, क्योंकि उसी के अंदर सब कुछ काम है वो इसको संपन्न करना होता है, और वो है बोर्ड परीक्षाओं का संचालन करना। तो यहाँ हम ये जानेंगे भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो कौन कौन सी परीक्षाओं का आयोजन करता है। उसके साथ साथ बताऊं भी परीक्षाओं के संचालन के साथ साथ उनकी जो कॉपियां हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन होने के बाद में रिजल्ट है वो भी बोर्ड के द्वारा ही जारी किया जाता है। समय समय पर बोर्ड है वो प्रश्न पत्र निर्माण के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करता है। और जो एग्जामिनर कॉपी जांचते हैं, कॉपी जांचने के बाद में वो अपना एक प्रतिवेदन देते हैं, उसकी समीक्षा भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ही करवाई जाती है। भी किस प्रकार के प्रश्न पत्र हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या था और क्या उसका आउटपुट है वो आया है। तो बात करें परीक्षाओं की कौन कौन सी करवाता है, तो एक तो कक्षा 9 और 11 की वोकेशनल परीक्षा करवाता है। राजकीय स्कूलों के अंदर व्यावसायिक पाठ्यक्रम है वो भी लागू रहता है। बहुत से जो सिलेक्टेड जो सरकारी स्कूल है वो वोकेशनल परीक्षा है, 9वीं 11वीं और साथ में 10वीं, इनकी वोकेशनल परीक्षाओं का आयोजन है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद बात करें कक्षा 10, जिसको हम कहते हैं भी सेकेंडरी यानी माध्यमिक परीक्षा। उसके बाद 10+2 यानी उच्च माध्यमिक परीक्षा, जो कि कला विज्ञान और वाणिज्य वर्ग को लेकर करवाता है, ये भी बोर्ड द्वारा संपन्न होती है। उसके बाद ये तो हुई सामान्य जो अपना स्कूल शिक्षा है उसके लिए। संस्कृत शिक्षा के लिए बात करें तो सेम 10वीं और 12वीं की तर्ज पर वहां पर भी परीक्षाओं का आयोजन बोर्ड द्वारा ही करवाया जाता है। और 10वीं लेवल की जो संस्कृत विभाग की परीक्षा होती है उसको प्रवेशिका कहा जाता है। और जो 10+2 यानी 12वीं की जो परीक्षा होती है उसको वरिष्ठ उपाध्याय कहा जाता है संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तो और उसके साथ साथ और भी कई एग्जाम हैं, जैसे STSE, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, और साथ में NTSE, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। और उसके भी पहले चरण का जो आयोजन है वो बोर्ड द्वारा किया जाता है। STSC का तो कंप्लीट यही देखता है, और NTSC परीक्षा है उसके एक लेवल का जो एग्जाम है वो BSER द्वारा लिया जाता है।
उसके अलावा आपको पता है तृतीय श्रेणी अध्यापक लगने के लिए एक योग्यता परीक्षा को पास करना होता है जिसका नाम है टीईटी, टेट, जो कि पूर्व में रीट के नाम से भी जानी जाती रही है। तो टेट का आयोजन भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। अब एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी एसटीएससी और एनटीएससी क्या है, तो आगे चलकर हम इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी है वो भी कर लेंगे। उसके बाद में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कुछ क्रिएटिविटी कंपटीशन करवाता है, यानी सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन, जिसमें बात करें विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए 5 प्रकार की कंपटीशन है वो करवाया जाता है। एक है आशु भाषण, दूसरा है निबंध, तीसरा है चित्रकला को लेकर, चौथा क्विज और 5वां है एकल गीत। तो ध्यान रखिएगा इन 5 को, ये स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी डेवलपमेंट को लेकर ये कार्यक्रम है वो बोर्ड द्वारा करवाया जाता है। बात करें टीचर्स के लिए, तो टीचर्स के लिए 3 प्रकार के क्रिएटिव कंपटीशन है, जिनमें एक है पत्र वाचन, दूसरा है अध्यापन और तीसरा जो कंपटीशन है वो लेखन को लेकर है। तो 3 प्रकार के कंपटीशन है क्रिएटिविटी के लिए, वो टीचर्स के लिए आयोजन होते हैं। अब बात करें एसटीएससी और एनटीएससी को लेकर, हमने यहां अभी जिक्र किया, इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनटीएसई, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। इस परीक्षा का आयोजन देश के अंदर 2 लेवल पर होता है। एक लेवल का आयोजन स्टेट के बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए, और फिर जो स्टेट लेवल पर जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उनका दूसरे लेवल का एग्जाम लिया जाता है। यहां ध्यान रख लिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आपको भी फर्स्ट लेवल का एग्जाम कौन करवाता है। यहां हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो फर्स्ट लेवल यानी फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम है वो बीएससीआर यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। और बताऊं भी इस टेस्ट में जितने बच्चे भाग लेते हैं उनमें से 234 बच्चों का चयन है यानी सिलेक्शन किया जाता है। हर स्टेट का एक कोटा फिक्स है, तो राजस्थान से 234 बच्चों का चयन है वो फर्स्ट स्टेज के अंदर किया जाता है। और ये जो इस परीक्षा में बैठने वाले जो बच्चे हैं, अगर उनकी पात्रता की बात करूं भी कौन बैठ सकता है, तो वो बच्चा जो 10वीं में अध्ययनरत है वर्तमान में और 9th क्लास में उसने न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हो। गौर कीजिएगा, 9th में 55% मार्क्स हो और 10th में वो रेगुलर पढ़ रहा हो, वो बच्चा इस एग्जाम के फर्स्ट लेवल में बैठेगा। 234 का चयन हो जाएगा, ऐसे ही सभी स्टेट्स के बच्चों का चयन हो जाएगा। फिर इनके सेकंड लेवल का एग्जाम होगा जो कि एनसीईआरटी द्वारा लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, सेकंड लेवल का यानी सेकंड स्टेज का एग्जाम कौन करवाता है? एनटीएससी का एनसीईआरटी करवाती है। और यहां पर जो बच्चे चयनित हो जाते हैं, एक क्राइटेरिया है, तब चयन होने पर अगर बच्चा अपनी पीएचडी तक करने तक की पढ़ाई कंटिन्यू रखता है तो वहां पीएचडी तक, डॉक्टरेट करने तक उसे 500 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप के रूप में मिलते हैं। तो एक तरीके से आप देखेंगे एनटीएससी, एसटीएससी जो ये एग्जाम है ये छात्रवृत्ति को लेकर है, स्कॉलरशिप एग्जाम है ये एक तरह के। अब बात करें, ये तो हुई राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। अब बात कर लें जो राज्य के अंदर एक एसटीएससी एग्जाम और होता है, ये एक ही लेवल का होता है, इसमें कोई फर्स्ट और सेकंड लेवल नहीं है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम 2 जगह पर कंडक्ट होता है। या तो बच्चा जब 10वीं में पढ़ रहा होता है तब इस एग्जाम में बैठ सकता है, और अगर 10वीं में अध्ययनरत रहते हुए अगर वो इस परीक्षा में नहीं बैठता है, बाद में उसको पता चलता है या बाद में वो मोटिवेट होता है या मूड बदल जाता है बच्चे का, तो वो 12वीं क्लास में जब अध्ययन कर रहा होता है तब इसके अंदर बैठ सकता है, इस एग्जाम के अंदर। दोनों का अपना अपना तरीका है।
आप देखेंगे तो एक तरीके से STSC को ऐसे समझ लीजिएगा भी यहां STSC के स्टेट के अंदर 3 एग्जाम होते हैं। एक होता है जो स्टेट यानी राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा कक्षा 10 के लिए, दूसरा होता है भी राज्य के जो स्टूडेंट है यानी स्टेट लेवल के गणित और विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा कक्षा 12 के लिए, और इसी प्रकार कला और वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा कक्षा 12 के लिए। तो कक्षा 12 में तीनों ही ग्रुप के लिए यानी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए +2 में STSC का एग्जाम लिया जाता है। ये एग्जाम इसलिए लिया जाता है भी बाई चांस जो किसी बच्चे को अनभिज्ञता के कारण या अन इंटरेस्ट के कारण अगर वो 10th में इस लेवल को पास नहीं कर पाता है तो उसके पास एक बार एक मौका और मिलता है, और वो मिलता है उसे +2 के अंदर। तो ये समझ लीजिएगा भी 10वीं में और 12वीं में। और एक कंसेप्ट यहां पहले ही क्लियर कर दूं, फिर हम इसके डीप के अंदर जाएंगे। अगर कोई बच्चा 10th क्लास में पढ़ते हुए इस एग्जाम को क्वालिफाई कर देता है यानी इसकी मेरिट में आ जाता है, तो उस बच्चे को जब वो 12th में पढ़ रहा होगा तब उसे दोबारा ये परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए अब ये बात? तो चलिए अब इसका पैमाना क्या है। अगर बच्चा 10वीं में अध्ययनरत रहते हुए ये एग्जाम देता है तो उसके 9th क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। NTSC में 55% की बाध्यता है, यहां पर 50% की। अगर वो 12वीं में अध्ययनरत रहते हुए एग्जाम देता है तो 11वीं क्लास में 50% होना चाहिए भी किसी भी लेवल के अंदर आकर वो सेट हो जाए। दोनों का अलग अलग सिलेबस पैटर्न है, जो भी वो 9th 10th में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका सिलेबस डिसाइड होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब क्या हुआ, ये एग्जाम हो जाएगा। अब बात ये आती है भी स्कॉलरशिप किनको मिलती है और कितने बच्चों को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा दोनों में ही स्कॉलरशिप का और सारा पैटर्न सेम है। एक ही बात समझनी है, 10वीं के साथ क्लियर कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो 12वीं के साथ कर लीजिए, और 10वीं के साथ क्लियर कर लिया तो आपको 12वीं के साथ दोबारा एग्जाम इसको देने की आवश्यकता नहीं है। यहां क्या होता है, दोनों ही चाहे आप 10th लेवल पर सिलेक्ट हो गए और या कोई बच्चा 10th में क्लियर नहीं कर पाया या उस टाइम उसको पता नहीं था और +2 लेवल के अंदर बैठकर क्लियर करता है, दोनों ही कंडीशन में 50 बच्चों का चयन किया जाता है। टॉपर 50 बच्चे, टॉपर पहले 50 स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। तो अगर 10वीं लेवल पर सिलेक्ट हो गया तो कक्षा 11 और 12 में जब वो पढ़ेगा तो उसको 1250 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप के रूप के अंदर मिलेंगे। आगे की पढ़ाई जारी रखता है यानी वो यूजी यानी ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो उसे 2000 रुपए प्रति माह है वो स्कॉलरशिप के रूप के अंदर मिलेंगे। अब ध्यान रखिएगा अगर 10वीं में क्लियर नहीं किया तो इसका मतलब ये 2 साल वाली स्कॉलरशिप उसको नहीं मिलेगी। 12वीं में क्लियर किया है तो यूजी और पीजी करने के लिए अगर वो लगातार पढ़ता है इसके लिए तो 2000 रुपए प्रति माह उसको स्कॉलरशिप है वो मिलती रहेगी। तो एक तो ये स्कॉलरशिप, इसके साथ साथ इसमें एक प्रावधान और है, चाहे वो 10वीं लेवल की बात कर ले और चाहे वो बच्चा +2 लेवल की +2 में होता है तब एग्जाम देता है, दोनों ही कोई भी कंडीशन हो, टॉप 20 बच्चों को कुछ पैसे प्रोत्साहन के रूप में और दिए जाते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। तो इस स्कॉलरशिप के अलावा इसके अलावा है टॉप 20 बच्चों को भी पुरस्कार मिलता है यानी प्रोत्साहन राशि मिलती है, एक मुश्त मिलती है। पहले स्थान वाले को एक मुश्त 4000 रुपए मिलते हैं और बाकी के जो 19 बच्चे हैं उनको 2000 रुपए एक मुश्त है, वो भी बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं। तो समझ गए होंगे STSC एग्जाम अब किस प्रकार से होता है, क्या है और क्या स्कॉलरशिप मिलती है, ये चीज आपकी यहां काम की है और ध्यान रखने वाली है। उसके बाद में एक योजना और चलती है बोर्ड के अंदर और वो है एकल द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन यहां से निकल सकता है। एकल
या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना 2012 से ये योजना संचालित है? एक तो ये प्रश्न बन गया। भी कोई पेरेंट्स है, उसके केवल एक ही बच्ची है, कोई बेटा नहीं है, या फिर उसके 2 बेटियां हैं और 3 भी हो सकती है, अगर उन 3 में से 2 मतलब एक जुड़वा है तो वो एक यूनिट मानी जाती है। तो 1 या 2 पुत्री अगर किसी अभिभावक के हैं तो उसको भी राज्य सरकार है वो प्रोत्साहन राशि है वो देती है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की योजना बोर्ड द्वारा 2012 से जारी की हुई है। तो इसके अंदर क्या होता है, स्टेट लेवल के ऊपर एक मेरिट का डिसाइड है वो किया जाता है बोर्ड के द्वारा। कट ऑफ कितनों को मिलेगी ये बोर्ड जारी करता है हर साल बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद। तो देखिएगा, स्टेट लेवल के ऊपर अगर ऐसी बच्चियों के 10वीं या प्रवेशिका यानी सामान्य स्कूल की सेकेंडरी हो गई या संस्कृत विभाग की प्रवेशिका, तो जो उस कट ऑफ के अंदर आती है उन सभी बच्चियों को 31,000 रुपए मिलते हैं। 31,000 रुपए मिलते हैं। और 12वीं या वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में उस निर्धारित कट ऑफ में आने वाली सभी बच्चियों को 51,000 रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं। तो ये पैसा तो दिया जाता है स्टेट लेवल के ऊपर जो लिस्ट बनती है उसमें। जिनका चयन स्टेट लेवल की लिस्ट में हो जाता है उसके अलावा इनको छोड़कर फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पारितोषिक दिया जाता है। तो देखिएगा, जिला स्तर के ऊपर ऐसी टॉप बच्चियों को 11,000 रुपए मिलते हैं, चाहे वो 10वीं की हो, चाहे 12वीं की हो, चाहे प्रवेशिका की हो, चाहे वरिष्ठ उपाध्याय श्रेणी की हो। तो 11,000 रुपए स्टेट लेवल पर ऐसी बच्चियों को मिलते हैं जो निर्धारित कट ऑफ में आने वाली बच्चियां होती है। तो ये 3 बढ़िया एग्जाम हैं, 2 स्कॉलरशिप एग्जाम हैं और एक बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन को लेकर एक योजना चलती है उसको। तो इसके थोड़े से जो डेटा हैं उनको आप थोड़ा सा गौर से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको पता है बोर्ड के अंदर कोई नकल नहीं मारे यानी अनुचित साधनों का इस्तेमाल नहीं करें, इसके लिए भी कानून बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है। तो थोड़ा सा उसका जिक्र भी कर लें। तो बोर्ड के अंदर नकल रोकने के लिए जो एक्ट बना है उसका नाम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम यानी एक्ट 1992 बना हुआ है। तो इसके तहत ही अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के ऊपर है वो कार्रवाई की जाती है। इसके 8 नवंबर 1992 को राज्यपाल साहब ने साइन कर दिए थे और 11 नवंबर 1992 को इसकी अधिसूचना है वो जारी हो गई थी। तो इस एक्ट की जानकारी आपको इतनी होनी चाहिए भी राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम का संबंध किससे है, बोर्ड के अंदर नकल यानी अनुचित साधनों को रोकने के लिए ये एक्ट बना। और कब बना, 1992 में बना। और 1992 का ये कौन से क्रम का जो एक्ट था वो था 27वें नंबर का ये एक्ट था जो कि नवंबर 92 में लागू हो गया था। तो ये कुछ बोर्ड के प्रमुख कार्यों की बात थी। इसके अलावा कुछ तथ्य और भी हैं। जैसे बात करें विद्यार्थी सेवा केंद्रों की, आपको कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपको कोई मार्कशीट की प्रतिलिपि चाहिए, बाई चांस आपकी मार्कशीट खो गई तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा लेने के लिए, भी अजमेर जाना पड़ेगा। तो बार बार अजमेर नहीं आना पड़े इस प्रकार के किसी बच्चे को, तो इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या किया है, विद्यार्थी सेवा केंद्रों की स्थापना की है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो वहां पर बच्चा जाकर अपनी कोई मार्कशीट है वो ले सकता है, कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, कोई प्रमाण पत्र है अपना कोई भी, तो वहां पर जो भी उनकी निर्धारित फीस है वो देकर वहां इन विद्यार्थी सेवा केंद्रों से अपनी ये चीजें प्राप्त कर सकता है। और ये प्रक्रिया कब से स्टार्ट कर रखी है बोर्ड ने, सन 2001 से। तो 2001 से राज्य के विद्यार्थियों को माइग्रेशन और मार्कशीट की प्रतिलिपि, उनका सर्टिफिकेट के लिए विद्यार्थी सेवा केंद्रों की स्थापना है वो भी कर रखी है। इसके अलावा बात करें 2017-18 के अंदर, 2017-18 के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ नए पुरस्कार है उनकी घोषणा की थी, जिसमें टीचर्स के लिए था शिक्षक रत्न पुरस्कार
और बच्चों के लिए दो प्रकार का था, एक था खेल रत्न पुरस्कार और दूसरा कला रत्न पुरस्कार, जो कि 2017-18 में दिया गया था। उसके बाद में फिर एक बार ये विचाराधीन ही हो गया, अब नया जब दिया जाएगा तब बात करेंगे। पहली बार जो शिक्षा रत्न पुरस्कार दिया गया था तो वो हमारे उदयपुर से की लेक्चरर थी डॉक्टर माधवी त्रिपाठी, उनको दिया गया था और उसमें उनको 1 लाख रुपए हैं वो पारितोषिक के रूप में दिए गए थे। और इसके साथ साथ एक 2-3 बातें और है जो आपको ध्यान रखनी होगी। एक है, आपको पता है गांधी जी की 150वीं जयंती के ऊपर स्टेट के अंदर काफ़ी कार्यक्रम हुए, तो उसी के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2 प्रकार के एग्जाम भी करवाए थे। एक करवाया था 2019 में जिसका नाम था गांधी विचार संस्कार परीक्षा। गांधी विचार संस्कार परीक्षा का आयोजन भी 2019 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाया था। और फिर 2021 में इसी उद्देश्य को लेकर सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाया था। अब लास्ट में एक बात और कहूंगा, ध्यान रखिएगा, 6ठी से 12वीं में आपको पता है ना बच्चा एक थर्ड लैंग्वेज लेता है, तो थर्ड लैंग्वेज यानी तृतीयक जो भाषा होती है उसमें राजस्थान के अंदर कौन कौन से विषय लिए जाते हैं थर्ड लैंग्वेज के रूप में, वो ध्यान रखिए। उनकी संख्या है 5। जो कौन सी है, आप थर्ड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत ले सकते हो, उर्दू ले सकता है बच्चा, गुजराती ले सकता है, सिंधी ले सकता है और पंजाबी ले सकता है। एक प्रश्न ये प्यारा बनता है, एक है इनमें अल्पसंख्यक भाषा कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, शिक्षण व्यवस्था के हिसाब से देखें तो अल्पसंख्यक भाषाएं हैं वो 4 हैं। 4 हैं, एक उर्दू, एक गुजराती, एक सिंधी और एक पंजाबी है। तो इनका भी आप ध्यान है वो रखिएगा। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इतनी चीजों को यानी इतने कार्यों को आप थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। और मैं तो ये कहूं लास्ट में भी, अगर आप इनको एक बार भी रीड कर लेंगे, बस इनको थोड़ा सा इनकी राशियों को देख ले भी कितने बच्चों को किस प्रकार से क्या मिलता है और कौन भाग ले सकता है, उसके अलावा तो इसमें कुछ याद रखने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि जब हम यहां तक एजुकेशन लेकर पहुंचे हैं तो इसमें कौन सी नई चीज है। नई चीज में हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो ये ध्यान रख सकते हो भी यहाँ राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका, ये पूरा नाम है उसका, ये पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा, जो कि त्रैमासिक होती है। ये आपको इसमें विशेष ध्यान रखने वाला है। उसके अलावा जो सृजनात्मक गतिविधियां होती है विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए, इनको आपको ध्यान रखना है। प्लस अनुचित साधनों वाला एक्ट हो गया 92 वाला, उसको ध्यान में रखना है, 92 में आया। प्लस 2 स्कॉलरशिप एग्जाम है, एनटीएससी जिसके फर्स्ट लेवल को बीएससीआर लेता है, और एसटीएससी में 10वीं और 12वीं 2 जगह से आप इस स्कॉलरशिप एग्जाम के अंदर एंट्री कर सकते हो। 10वीं में कर ली तो फिर 12वीं में करने की आवश्यकता नहीं होती, ये राशि आपको कंटिन्यू मिलती रहती है। तो इसमें स्कॉलरशिप के साथ साथ एक मुश्त भी राशि है वो मिलती है, तो इसमें डबल बेनिफिट रहता है। और एक एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार है, भी किसी अभिभावक के एक ही बच्ची है या 2 बच्ची है तो उनको भी स्कॉलरशिप है वो दी जाती है, यानी एक साथ जो राशि है वो मिलती है। तो 5-7 बातें ही तो हैं इसमें गौर रखने वाली, वही है ना, एक बार गौर से पढ़ लीजिएगा ताकि लास्ट टाइम में आपको ऊपर सिलेबस का किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर है वो नहीं रहे। स्टैंडर्ड पढ़िएगा, स्मार्ट रूप से पढ़िएगा भी क्या चीज आपको किस टॉपिक में कितनी आनी चाहिए, बस उतना ही कर लोगे, आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। और आगे जो कोई भी नया अपडेशन आएगा तो जैसे मैंने पहले भी कहा, हम आगे भी जो सारी जानकारियां हैं वो आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। और अब अगले वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एक नए इंस्टीट्यूट को लेकर और पूरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से के उसके संगठनात्मक ढांचा और उनके कार्यों के नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी, और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिया गया है वहाँ पर भी आपको ये नोट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। आप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा, और आप अपने साथियों को भी जोड़ सकते हो अगर आपको यहाँ विश्वास हो तो। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक जय हिंद जय भारत।